कि आपने कब सोचा कि मुझे फिजियोथेरेपिस्ट बनना है? तो आई टोल्ड माई डैड कि मेरे को तो जी अब मैकडी की एजेंसी खुलवा दो। डॉक्टर तो बन ही गए हैं, मेरे मदर फादर दोनों प्रोफेसर्स हैं, तो उनके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ, पीएचडी है, तो खानदानी परंपरा तो हमने कायम कर ली है, अब डॉक्टर लग गया नाम के आगे। फिजियोथेरेपी जैसे हम बचपन से सुनते आए हैं जी। तो क्या फिजियोथेरेपी और कायरोप्रैक्टिस जो होती है सेम होती है, अलग होती है, उसी का पार्ट होती है, क्या होती है? जैसे फिजियोथेरेपी एक सेपरेट प्रोफेशन है, वैसे ही कायरोप्रैक्टिक एक सेपरेट प्रोफेशन है, वैसे ही ऑस्टियोपैथी एक सेपरेट प्रोफेशन है। तो जैसे कोई फिजियोथेरेपिस्ट है, क्या वो मैनिपुलेशन कर सकता है या उसको कायरोप्रैक्टर बनना पड़ेगा पहले उसको करने के लिए? पाजी मैं ये बात एम्फोसिस करता हूँ हर बार कि फिजियोथेरेपी डिग्री में ही मैनिपुलेशन जो है वो आपको सिखाते हैं। मैनिपुलेशन मोबिलाइजेशन फिजियोथेरेपी का ही पार्ट है, और एज अ फिजियोथेरेपिस्ट यू आर क्वालिफाइड एंड वेल इक्विप्ड टू डू मैनिपुलेशंस। भारत के अंदर लोग पेन किलर्स और डोलो ऐसे खाते हैं जैसे कैडबरी जैम्स हो। ये सच है, ये सच है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। पेन किलर्स बोलिए, इसके साथ साथ और पेन किलर्स तो है ही है, चलो उसके साथ साथ ट्रांसफार्मर का तेल, अभी थोड़े दिन पहले मैंने सुना कि डॉक्टर साहब ट्रांसफार्मर से निकला हुआ तेल लगाया मैंने, तो उससे पीठ दर्द में आराम मिलता है। जैसे कोई पेशेंट आपके पास आता है तो आप सेशन के दौरान उसे क्या क्या बताते हैं? एक डॉक्टर को बड़े बड़े कान चाहिए, हाथी जितने बड़े कान चाहिए पेशेंट की बात सुनने के लिए। तो हम सबसे पहले सुनते हैं कि कब दर्द हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्या स्टोरी है, क्या बैकग्राउंड है, वो सुनना बहुत ज़रूरी है बाजी। स्पेशली इन केसेस ऑफ लो बैक पेन, जब कहता 15 साल से दर्द है, तो वो पूरी कहानी शुरू होती है कि मैं मामा के बेटे की शादी में गया था, वहाँ पैर स्लिप हुआ, उसके बाद मैंने एक्सरे कराया, फिर एमआरआई करवाया तो चौथा पांचवा मन का हिल गया, 1 महीना बेड रेस्ट करी, उसके बाद डॉक्टर ने मेरे को बोला कि आप फिजियोथेरेपी करवाओ, तब ठीक हो गया था, लेकिन हर सर्दियों में अब मेरे को सिर दर्द शुरू या बैक पेन शुरू हो जाता है। तो ये बड़ी कॉमन स्टोरी है जो आपको सुनने को मिलती है। नमस्कार साथियों, बग्गा अड्डा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ है डॉक्टर सौरभ शर्मा, जो लंदन में रहते हैं, इंडिया आए हुए थे, तो हमने कहा कि मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं। थैंक यू भाजी, थैंक यू। तो मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर सौरभ शर्मा मुझे मिले कैसे। मेरे अपने खुद में काफ़ी टाइम से बैक में पेन रहता था, तो हम परवेश शर्मा जी के घर पे बैठे थे जिस दिन उन्होंने केजरीवाल को हराया। उस समय डॉक्टर साहब इंडिया में थे और उनको बधाई देने आए थे। तो परवेश जी ने उनको कहा कि इसका देख भाई, इसके पास दर्द रहता है। तो इन्होंने चेक किया और उन्होंने देखते ही, मतलब क्योंकि ना कोई एक्सरे, ना एमआरआई, ना कोई रिपोर्ट, उन्होंने बिना देखे ही मतलब बता दिया कि आपके बॉडी के इस पार्ट में दर्द है। बट मैं अभी लंदन जा रहा हूँ वापस, तो अप्रैल में आऊँगा, तो मैं आपसे बात करूँगा। फिर दूसरे दिन हमने क्योंकि नंबर एक्सचेंज किए थे, जी भाई। इन्होंने मुझे कॉल किया, फिर उन्होंने कहा कि मुझे आपकी तकलीफ़ ज़्यादा लग रही है, तो आप हमारे जो स्टूडेंट है, डॉक्टर है श्वेता धवन जी, जो दिल्ली महिला क्रिकेट टीम को भी फिजियोथेरेपी करती है, उनके पास आपने मुझे भेजा। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा 20-25 साल पुराना अपना पेन था, लगभग 50% से ज़्यादा मैंने 5, 7, 8 सेशन में रिकवर हो गया। तो इसलिए मैंने कहा कि हमारे पॉडकास्ट में ऐसे लोग आने चाहिए जिससे लोगों को कुछ मिले। सिर्फ ये ना हो कि मतलब एंटरटेनमेंट से व्यूज़ भी आते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ हो जिससे लोगों को सीखने को मिले और लोग उससे क्या पा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि आज क्योंकि वो इंडिया में है, तो इसलिए मैंने कहा, इनसे निवेदन किया, इनका बिजी शेड्यूल था, आज ये दिल्ली पहुँचे और सबसे पहले ये पंजाब से दिल्ली आके, यही पंजाब में इनका घर है। तो सवाल शुरू करते हैं। थैंक यू बाजी, थैंक यू इनवाइट करने के लिए मेरे को, और आई फील लकी कि आपने मेरे को इनवाइट किया है यहाँ पे। हम मिले अलग सर्कमस्टांसेस में थे, उस दिन बहुत खुशी का मौका था। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वहाँ पे भी मेरे को पेशेंट मिलना है बट उन्होंने कहा, तो फिर वो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मेरे को अगर कहीं पे भी कोई समस्या नज़र आती है तो आई ट्राई टू फाइंड आउट कि इसका सोल्यूशन क्या है। बिकॉज राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग यही होता है कि अगर कोई पेन में है तो उसकी हेल्प करो, इररिस्पेक्टिव वो किस जगह पे है या क्या है। तो वही हमारी संबंध की शुरुआत थी और आज आपके सामने बैठा हुआ है। थैंक यू फॉर द इनविटेशन। अच्छा, मैंने जब आपके साथ अपनी तस्वीर डाली थी, जब मैं आपसे फरीदाबाद मिलने आया था जी, तो मेरी एक दोस्त है इंद्रजोत, वो चंडीगढ़ रहती है, ऑटो लिविंग की टीचर है। यस। उसने मुझे कॉल किया, आप डॉक्टर सौरभ शर्मा को कैसे जानते हो? तो मैंने कहा भाई तू कैसे जानती, मैंने तो ये बता तो उसने कहा कि मेरे को जिम में या कोई वो शूट करते हुए दर्द हुआ था
और वो 1-1.5 महीने से मैं दर्द से परेशान थी। तो मुझे किसी ने डॉक्टर सौरभ शर्मा को रेकमेंड किया और मैं उनके एक बार गई, उस समय आप इंडिया होते थे शायद, तो आपके पास गई और एक बार के अंदर उसको रिलीफ मिल गया जो 1-1.5 महीने पुराना दर्द था। तो मेरा और भी कॉन्फिडेंस मुझे कहता है ना जब केस स्टडीज मुझे याद है एक्चुअल में वो पेशेंट याद है मुझे, इंद्रजोत जी, शी वॉज इन लॉट ऑफ पेन। और मुझे याद इसलिए है बिकॉज शी टॉक टू मी अबाउट आर्ट ऑफ लिविंग की इंस्ट्रक्टर हूँ मैं, और मैं उनको मजाक में बोलता था कि आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन मेरे कोर्स का नाम है जो मैं पढ़ाता हूँ, आप आर्ट ऑफ लिविंग करते हो और मैं आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन करता हूँ। तो वो बहुत ही रिमाइंडिंग, मेरे को बिल्कुल अच्छी तरह से याद है। रिमाइंड है, बहुत पुरानी बात है ये, इट्स नियरली 7-8 years ago। अच्छा, बट मुझे याद है। और उनको भी आप याद थे जैसे उन्होंने फोटो देखी उनसे मेरे पहले सवाल उनसे, आप कैसे जानते हैं डॉक्टर सौरभ को? वर्ल्ड इज अ वेरी स्मॉल प्लेस बाजी। तो सबसे पहले हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि आपने कब सोचा कि मुझे फिजियोथेरेपिस्ट बनना है? पाजी अगर सच बताऊं तो मैं, कोई भी एक मेडिकल स्टूडेंट जब 12th में मेडिकल बायोलॉजी लेता है तो एस्पायर करता है कि MBBS करे, और MBBS बनने के बाद वो स्पेशलाइजेशन करे, MD करे। लेकिन ड्यू टू एन एक्सीडेंट इन क्लास 12th मेरे को आँख पे चोट लग गई थी और आई वॉज नॉट एबल टू सी फॉर 2-3 months। तो वो जो कंपटीशन की एग्ज़ाम का जो फेज़ था वो आई कुडंट compete in those exams। तो एक सेकेंड ऑप्शन मेरे को मिला कि BDS कर लो। तो someone from the family suggested कि फिजियोथेरेपी is very new in India। in those days 2006 में मैंने एडमिशन ली थी, तो it was very young during those days। as a profession physiotherapy was quite young। तो I took it as a second love। अगर आपको सच्चा प्यार ना मिले तो अरेंज मैरिज जैसे होती है, तो मैंने फिजियोथेरेपी में एडमिशन ले ली। बट आफ्टर एंटरिंग द फिजियोथेरेपी फर्स्ट ईयर जब कंप्लीट हुआ तो मैंने टॉप भी कर लिया उस एग्ज़ाम को। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छे कोर्स में आ गया हूँ जहाँ पे टॉपर बनने का भी मौका मिलता है। तो दैट इज़ हाउ आई कंटिन्यूड इन फिजियोथेरेपी। एक्चुअल में 2006 में मैंने एडमिशन ली थी, 2010 में मेरी बैचलर्स कंप्लीट हुई, 11 में मैंने अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट की, फिर मैंने मास्टर्स ज्वाइन कर ली, 2013 में मास्टर्स भी हो गई। बट एज ए क्लिनिशियन वो नॉलेज नहीं थी मेरे पास, वो ताकत नहीं थी अपने हाथ में कि मैं पेशेंट्स को दर्द से बाहर निकाल सकूं। तो आई टोल्ड माय डैड कि मेरे को तो जी अब मैकडी की एजेंसी खुलवा दो, कि डॉक्टर तो बन ही गए हैं। मेरे मदर फादर दोनों प्रोफेसर्स हैं तो उनके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ, PhD है तो खानदानी परंपरा तो हमने कायम कर ली है, अब डॉक्टर लग गया नाम के आगे, तो अब मेरे को मैकडी की एजेंसी खुलवा दी जाए। बट हुआ क्या कि आई वॉज वॉचिंग क्रिकेट मैच, अगर आप मेरे को अलाउ करो तो मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। मैं मैच देख रहा हूँ क्रिकेट का, तो एक प्लेयर को चोट लग गई है, एंड मी एंड माई डैड वर सिटिंग एंड वॉचिंग दिस मैच। तो जैसी प्लेयर को चोट लगती है तो एक फिजियो टीवी में मैं देख रहा हूँ, तो मेरे फादर मेरे से पूछते हैं ये भी तो फिजियोथेरेपिस्ट है, तो वाई डोंट यू से कि आप फिजियोथेरेपी को कंटिन्यू करना चाहते हो, तो मेरे को बोलता है मैकडी की एजेंसी खुलवा दो। तो मैंने कहा ये जो फिजियोज हैं ना ये सारे बाहर से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कोई साउथ अफ्रीका। तो हमारी इंडियन टीम में उस टाइम पे यही चल रहा था कि फॉरेन से फिजियो आते थे। तो ही सेड व्हाई डोंट यू गो एंड स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया देन। तो उसके बाद से क्रिकेट मैच देखते हुए मैंने डिसाइड किया कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़ाई करूँगा, एंड दैट इज़ हाउ आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया। फिर मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, पेशेंट्स को देखने की जो स्किल्स थी वो मेरी इम्प्रूव हुई, और फिर वापस आके मैंने इस जर्नी को कंटिन्यू किया। और गॉड हैज़ बिन काइंड इनफ, वो जो इंटेंशन थी साफ नीयत से पेशेंट को ट्रीट करने की, दर्द से बाहर निकालने के लिए जो एफर्ट थे वो करता चला गया। पेशेंट्स देखे, फिर फिजियो सेवा कैंप्स के माध्यम से हमने श्री हरमंदिर साहब में, अनंतपुर साहिब में, नानक बिहाव गुरुद्वारा में, इवन दिल्ली में हमने कैंप्स लगाए लोगों के लिए। और अभी रिसेंटली मैंने श्री सिद्धिविनायक टेम्पल बॉम्बे में एक कैंप लगाया जिसमें करीब 12,000 पेशेंट्स का फ्री ऑफ कॉस्ट हमने ट्रीटमेंट किया। बहुत सारे फिजियोज़ ने, इंडिया के ही फिजियोथेरेपिस्ट ने सेल्फलेसली सर्विस की है उन कैंप्स के अंदर। तो उसके बाद कॉन्फ्रेंसेस में ज्वाइन करना, क्रिकेट टीम के साथ काम करना, तो डिफरेंट सेटअप्स में काम करके डिफरेंट एक्सपीरियंस गेन हुआ, और उसी को यूटिलाइज़ करता हूँ, कोशिश करता हूँ अपने सच्चे दिल से कि जो भी पेशेंट दर्द में आया वो उसको कोई भी किसी भी तरह से रिलीफ दे सकूं। तो ये मेरी जर्नी रही है अभी तक फिजियोथेरेपी में, और चल रही है।
फिजियोथेरेपी जैसे हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन बचपन में पहले हम कायरोप्रैक्टिस जो होती थी उसका नाम नहीं सुना था। जी कुछ सालों से इसका चलन हमने देखा है कि लोग, हमने नाम सुनते हैं, बहुत जगह होती है। जी। तो क्या फिजियोथेरेपी और कायरोप्रैक्टिस जो होती है सेम होती है, अलग होती है, उसी का पार्ट होती है, क्या होती है? जैसे फिजियोथेरेपी एक सेपरेट प्रोफेशन है, वैसी कायरोप्रैक्टिक एक सेपरेट प्रोफेशन है, वैसी ऑस्टियोपैथी एक सेपरेट प्रोफेशन है। बट इंडिया में कोई कायरोप्रैक्टिक कॉलेज नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं। लेकिन जितने कायरोप्रैक्टर्स यहाँ पे इंडिया में एकदम से फ्लड हुए हैं पिछले 1-2 साल में, आई डोंट नो वो कैसे बन रहे हैं। ये ट्रेंड में इसलिए है कि वो वीडियोस वायरल हो रही हैं और रील्स और क्लिक्स और वो सारा कुछ देख के लोग बड़े इंस्पायर होते हैं। कई बार क्लिनिक में आके पूछते हैं कि आप कायरोप्रैक्टिक करते हो। बट ये जो कायरोप्रैक्टिक है ये प्रोफेशन का नाम है, और जो टेक्निक है उसका नाम है मैनिपुलेशन। जो भी वो क्लिक साउंड निकालने के लिए जो टेक्निक है, दैट इज़ मैनिपुलेशन। और एज अ फिजियोथेरेपिस्ट यू आर वेल वर्स्ड, वेल इक्विप्ड टू डू मैनिपुलेशन। इसको हम अगर मेडिकल फील्ड के कुछ स्टूडेंट्स भी देखेंगे, उसको उनके लिए मैं स्पेशली बता दूं कि मोबिलाइजेशन को ग्रेड 3 बोलते हैं और मैनिपुलेशन ग्रेड 5 है। तो ग्रेड 3 तो फिजियोथेरेपिस्ट कर सकता है, सारे बिलीव करते हैं। लेकिन जैसे ही ग्रेड 5 मैनिपुलेशन की बात करते हैं तो लोग उसको कायरोप्रैक्टिक बोलना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है मेरे हिसाब से। मोस्टली जितने भी कायरोप्रैक्टर्स यहाँ पे अब इंडिया में प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक्चुअल में उनकी प्राइमरी डिग्री जो है वो फिजियोथेरेपी की है, उसके बाद वो अपने आप को कायरोप्रैक्टर बोलें, ऑस्टियोपैथ बोलें या कुछ भी बोलना शुरू कर दें जस्ट टू गेट सम व्यूज़ और इंस्टाग्राम लाइक्स के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट आर वेल इक्विप्ड टू डू मैनिपुलेशंस, और इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूल, बहुत ही अच्छी टेक्निक है। लेकिन उसको आप साइंटिफिकली करें और पेशेंट की सेफ्टी को ध्यान रखते हुए करें। कुछ चीज़ें तो मैं जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे देखता हूँ वो बिल्कुल साइंस के ऑपोजिट है, जहाँ पे नहीं होनी चाहिए वहाँ पे भी हो रही है, विच फील सैड। उसको हम ना कंडेम कर सकते हैं ना रोक सकते हैं किसी तरीके, लेकिन हाँ ये होना नहीं चाहिए। इसको, ये बहुत ही साइंटिफिक टूल है एंड इट शुड बी डन प्रॉपरली रादर देन कि हर कोई टॉम डिक हैरी आजकल बस मैं ये टर्म यूज़ नहीं करना चाहता बट मैं करूँगा कि नाई की तरह वो पटाखे निकालने वाली जो आजकल ट्रेंड हो रहा है, दैट इज़ नॉट मैनिपुलेशन, दैट इज़ नॉट साइंस। ये बस इंस्टाग्राम लाइक के लिए और वो उसके लिए कर सकते हैं, लगा के पटाखे निकाले। हाँ जी। पेशेंट आके बोल रहा है हमें, पेशेंट आके पूछ रहा है कि डॉक्टर साहब वो मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था आप पटाखे निकाल सकते हैं, एंड इट फील सैड, क्योंकि ये बहुत ही एक साइंटिफिक टूल है जिसको प्रॉपरली यूज़ करना आना चाहिए। हैंड प्लेसमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कहाँ पे आप पेशेंट को पकड़ रहे हो, किस एंगल में पकड़ रहे हो, स्पेशली इन सर्वाइकल रीजन, गर्दन को आप किसी को हाथ लगा रहे हो, वो आपके लिए एक पेशेंट है, और उसकी पेशेंट की सेफ्टी को इग्नोर करते हुए अगर कोई मैनिपुलेट कर रहा है तो दैट इज़ वेरी वेरी अनसेफ, और वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं अपने कोर्सेज में आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन में जब फिजियोज़ को पढ़ाता हूँ तो आई टेल देम कि बी अ प्राउड फिजियो, आप अपने मैनिपुलेशन टेक्निक्स को इम्प्रूव करिए, आपको कुछ और बनने की ज़रूरत नहीं है टू डू मैनिपुलेशन स्किल्स। तो जैसे आपने बहुत बार बीच में रील्स की बात आई गई है तो उस पर भी जुड़ा एक सवाल पूछ लेते हैं। जैसे आप देखते हैं कि कई जो कायरोप्रैक्टर अपने आप को कहते हैं, मुझे नहीं पता असली है नकली है जो भी है, जो कहते हैं लाखों में फॉलोअर्स हैं, और वो करते यही हैं कि व्यूज़ के लिए मॉडल्स को बुला के इस तरीके के वीडियो डाले जाते हैं कि जिससे रीच अच्छी मिले। तो इससे क्या दुख होता है या क्या लगता है? सर, मतलब जैसे लगता है कि जो हमारा प्रोफेशन है बदनाम हो रहा है, क्या हो रहा है? इससे दुख तो होता है सर, इससे दुख कहो या कई बार कहो कि देख के हंसी भी आती है मेरे को कि ये क्या हो रहा है। आपको मैं सच्ची बात बताता हूँ, आई वॉज वर्किंग इन यूके और मेरे साथ एक जो मेरा कलीग है, इज़ फ्रॉम साउथ अफ्रीका, तो वो मेरे को एक इंडियन रील दिखा के पूछता है कि इज़ दिस हैपनिंग इन इंडिया। तो मैंने उसको कहा इग्नोर दिस, लेकिन अंदर से मेरे को बुरा फील हुआ कि एज अ प्रोफेशन बहुत ही साइंटिफिक चीज़ है, और इन रील्स का क्या मतलब है? आप सोचिए कि आप एक डेंटिस्ट के पास जाएं, वो आपका दांत निकालने के बजाय आपके मुंह के अंदर कैमरा लगा के बैठ जाए, एक बंदा सिर्फ शूट कर रहा हो कि इसका दांत निकालेंगे और वीडियो दिखाएंगे लोगों को। हर पेशेंट जो उनके पास जा रहा है उसके वो क्लिक्स निकालते हुए कि वीडियो निकाल रहे हैं। अब आप सोच के देखो किसी और हेल्थ प्रोफेशनल को कि अगर कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं और बाईपास सर्जरी से पहले एक कैमरामैन आ जाए
और आपकी बाईपास सर्जरी को लाइव दिखा रहा हो सारे एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, वो डॉक्टर्स के साथ कर रहा है तो बहुत बढ़िया। लेकिन आप ओपन सर्जरीज को आप सबको दिखाने लग जाएं कि मैंने ये कर दिया और मैंने वो कर दिया, दैट इज़ नॉट एथिकल। पेशेंट प्राइवेसी का भी एक बहुत बड़ा इशू है इसमें। और ये जो रील्स के लिए आप किसी मॉडल को बुला रहे हैं जो कि बहुत कॉमनली जानते भी हैं और देखते भी हैं हम, दैट इज़ ऑल जस्ट गिमिकी थिंग्स। और इससे जो एक्चुअल क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसको नुकसान होता है रादर देन बेनिफिट। पेशेंट्स को नुकसान है एक्चुअल में। तो ये रील्स देख के बहुत से ऐसे लोग आते भी होंगे बहुत जो कहते होंगे कि भैया हमें भी आप मतलब जिनको कोई दिक्कत समस्या नहीं होती होगी। एक्चुअल में लोग जो इन सारी चीज़ों से इम्प्रेस होते हैं। समटाइम्स ये वॉइस ओवर्स ही होते हैं। अब वो पेट में से भी क्लिक निकाल रहा है तो वो हेयर क्लिप होता है जो लेडीज़ का, उसकी आवाज़ जो है वो वॉइस ओवर में उसके ऊपर लगा रखी होती हैं। अब पेट में कौन सी बोन है जो क्लिक करेगी, आई डोंट नो। मैं पिछले 10 साल से मैनिपुलेशन पढ़ा रहा हूँ और आई हैव ट्रेंड मोर देन 3000 फिजियोज इन इंडिया। 17 कंट्रीज़ में मैं घूम चुका हूँ। मैंने बहुत सारे कोर्सेज खुद पढ़े हैं और पढ़ाए हैं। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं ये फॉर द टाइम बीइंग आपको फेम दिला सकती हैं, बट इन द लॉन्गर रन इनका कोई ज़्यादा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। पेशेंट तो इम्प्रेस हो ही जाता है, वो देख के आता है कि डॉक्टर साहब वो पटाखे निकाल दो। फिर मेरे को उनको एजुकेट करना पड़ता है कि इट्स योर हेल्थ और जो आपके लिए सही है वो हमें करना है। वो चाहे वो मैनिपुलेशन है, मोबिलाइजेशन है, आपके लिए नहीं सेफ़ होगी तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, और सेफ़ होगी तो बिल्कुल करूँगा। डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट टू पेशेंट, एवरी पेशेंट इज़ डिफरेंट। आपके कपड़ों का साइज़ मेरे कपड़ों के साइज़ से डिफरेंट है। आपका वेट, आपके पेशेंट का पेन एक्सपीरियंस, आपकी मैकेनिज्म ऑफ इंजरी अलग है, तो हर किसी का सेम ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो ये चीज़ जब तक वो समझ नहीं पाएंगे कि कोई सीपी चाइल्ड आया, मैंने उसकी भी वीडियो देखी, उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं तो फिर बुरा लगता है, और पेशेंट को एजुकेट करते हैं हम तो अपने एंड से कि इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड, इफ़ इट कैन बी डन, वील डू इट, बट इफ़ इट इज़ नॉट ओके फॉर यू, हम बिल्कुल नहीं करेंगे वो। तो जो राइट है वही करना है। तो जैसे कोई फिजियोथेरेपिस्ट है, क्या वो मैनिपुलेशन कर सकता है या उसको कायरोप्रैक्टर बनना पड़ेगा पहले उसको करने के लिए? भाजी मैं ये बात एम्फेसिस करता हूँ हर बार कि फिजियोथेरेपी डिग्री में ही मैनिपुलेशन जो है वो आपको सिखाते हैं। मैनिपुलेशन, मोबिलाइजेशन फिजियोथेरेपी का ही पार्ट है, और एज अ फिजियोथेरेपिस्ट यू आर क्वालिफाइड एंड वेल इक्विप्ड टू डू मैनिपुलेशंस। कायरोप्रैक्टिक एक बिल्कुल अलग डिग्री है, ऑस्टियोपैथी बिल्कुल एक अलग डिग्री है। इन तीनों प्रोफेशंस का सोचने का तरीका अलग है। हाथ, टूल्स वही हैं कि सेम हैंड। कायरोप्रैक्टर्स भी मैनिपुलेट कर रहे हैं, ऑस्टियोपैथ्स भी मैनिपुलेट कर रहे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी मैनिपुलेट कर रहे हैं बोन को। लेकिन जो हमारा बेसिक मॉडल है, जो सोचने का तरीका है, वो पीछे अलग है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे एक रीढ़ की हड्डी है, उसके आसपास मसल्स हैं। तो अगर कोई आदमी, किसी को पेन है, तो कायरोप्रैक्टर के पास अगर वो गया तो कायरोप्रैक्टर के दिमाग में चल रहा है कि इसकी बोन में कुछ गड़बड़ी हुई है जिसकी वजह से दर्द है। प्राइमरी कॉज ऑफ पेन इज बोन, ये कायरोप्रैक्टर बोलता है कि बोन हिल गई अपनी जगह से, इसकी वजह से दर्द है। ऑस्टियोपैथ कहता है नहीं, बोन में कुछ नहीं हुआ, मसल टाइट हुआ जिसने बोन को पुल कर दिया जिसकी वजह से पेन हो रहा है। तो ऑस्टियोपैथ है वो मसल के ऊपर काम करेगा। और जो थर्ड है हम फिजियोज, और ये जो कायरोप्रैक्टर्स और फिजियो की ऑस्टियोपैथी की जो लड़ाई है ना कि बोन में पेन है या मसल में पेन है, ये 200 साल पुरानी लड़ाई है कि मुर्गी पहले आई थी या अंडा पहले आया था, इस बात की लड़ाई है सारी। और इस लड़ाई की वजह से कायरोप्रैक्टर्स ने सारी वो मैनिपुलेशन, जिसको आप आम भाषा में बोल देते हैं क्रैक्स वाली, क्लिक्स वाली जो टेक्निक्स हैं, वो कायरोप्रैक्टर्स ने एक्सटेंसिवली काम किया, उसको उन्होंने डेवलप करी टेक्निक्स। ऑस्टियोपैथ्स ने सॉफ्ट टिश्यू मसल के ऊपर रिलीज करना, कपिंग, नीडलिंग और ये MFR, MET जैसी टेक्निक्स को डेवलप किया। फिजियोथेरेपिस्ट ने क्या किया, इन दोनों प्रोफेशन से टेक्निक्स को अडॉप्ट किया। और एज अ फिजियोथेरेपिस्ट वी वर्क ऑन द सॉफ्ट टिश्यूज, वी वर्क ऑन मैनिपुलेशंस ऑफ द बोन, और इसके साथ साथ हम एक्सरसाइज, रिहैबिलिटेशन और साइंस बेस्ड प्रोटोकॉल्स के ऊपर काम करते हैं, जिससे कि एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट बनता है फिजियोथेरेपी के अंदर। तो फिजियोथेरेपी, अगर आप एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हो, यू नीड नॉट टू बी समथिंग एल्स, आपको कुछ और बनने की ज़रूरत नहीं है मैनिपुलेशन करने के लिए। अच्छा, जैसे WHO की मैं जब ये पढ़ रहा था, WHO की एक रिपोर्ट है कि दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो लोअर बैक पेन की है। जी। तो इस तरह के जब पेशेंट्स आपके पास कितने आते हैं और उनको आप क्या बताते हैं?
पेशेंट्स तो कितने आते हैं, तो मेरे पास तो सारे ही लो बैक पेन के पेशेंट्स आते हैं। आई समटाइम्स जोक विद माय फ्रेंड्स के सारी लो बैक पेन वाले मेरे पास आते हैं। कोई स्पोर्ट्स इंजरी, कोई शोल्डर वाला भी भेज दो। 100 पेशेंट देख रहा हूँ तो 90 पेशेंट मेरे पास लो बैक पेन के आ रहे हैं। एंड बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है पाजी। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड। सबसे बड़ी समस्या, सिर दर्द, बुखार, पेट दर्द, खांसी जुकाम से भी ज़्यादा अगर कुछ कॉमन है वर्ल्ड में तो वो है लो बैक पेन। और इस लो बैक पेन की वजह से लोग इतने परेशान हैं, इसी को हम बोलते हैं क्रॉनिक पेन, भी यही सबसे ज़्यादा कॉमन है। क्रॉनिक पेन का मतलब 1 साल से ज़्यादा। आप लोगों से बात करो कि पीठ दर्द कब से है, बेटा मेरे को तो पिछले 15 साल से दर्द है, मेरे को तो पिछले 5 साल से है, 10 साल से है। जो भी पेन बॉडी में 1 साल से ज़्यादा रुक जाए उसको हम बोलते हैं क्रॉनिक पेन। और ये क्रॉनिक लो बैक पेन जो है दुनिया की सबसे बड़ी क्रॉनिक बीमारी है। तो इतनी ज़्यादा इफेक्ट करती है कि 10 में से 8 लोग एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ कभी ना कभी उनको पीठ दर्द होगा ही होगा। और इसका इलाज इतना ज़्यादा है कि आप सोचो कि आयुर्वेदिक डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, न्यूरोसर्जन्स, ऑस्टियोपैथ, कायरोप्रैक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, होम्योपैथी वाले, आयुर्वेदिक, आयुष, यूनानी। उसके बाद अगर आप इनको, ये तो सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं। इसके अलावा अगर आप सोचो क्वैकरी, कोई मलने वाला है, किसी गांव में शफा है, किसी के हाथ में बख्शीश है। और ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इस चीज़ को ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं एक तरीके से। लेकिन बहुत ज़्यादा क्वैकरी भी है, बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है, मिथ जिसको हम बोलते हैं, कि इतना ज़्यादा डर है समाज के अंदर लो बैक पेन को लेके, दैट इज़ एंडलेस। और जो कॉमन मिथ्स हैं, अगर मैं उनके बारे में, अगर आप मेरे को अलाउ करो, कि आगे झुकना मना है, फॉरवर्ड बेंडिंग इज़ डेंजरस, ये लोगों को बता दिया जाता है कि ओहो डॉक्टर साहब अब मेरी पीठ में दर्द हो गया। और पेशेंट्स, मैं आई एम ए क्लिनिशियन, मैं हार्डकोर क्लिनिशियन हूँ, मैं पेशेंट्स देखता हूँ, उनसे बात करता हूँ, तो हमें आगे बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरा 4था-5वां मन का हिल गया है। वो जो डिस्क है उसको बोलते हैं डिस्क बल्ज हो गया है, और मन का हिल गया है, और अलग अलग वर्ड्स हैं वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में आपको बताएंगे कि ये हिल गई है। और इतना कॉमन ये है उनके दिमाग में डर कि अब ये हिल गई है तो सारी उम्र दर्द करेगी, अब आगे झुकना मना है, अब हार्ड बेड पे सोएंगे, अब रनिंग नहीं करेंगे, वेट लिफ्ट नहीं करेंगे। और ऐसे ऐसे उनको प्रिकॉशंस बता देते हैं, जिससे दिमाग में जो डर बैठता है बाजी, उसको निकालना, उसको ट्रीट करना एक पूरा एक अपहिल टास्क है, जो कि एक सिंसियर एफर्ट से ही पॉसिबल है। जो ये मिथ हैं, ये गर्दन दर्द में भी है हमारे पास, कि सर्वाइकल हो गया है तो पिलो लेना छोड़ दो, और नी पेन है तो सीढ़ियाँ, अवॉइड स्टेयर क्लाइंबिंग। तो जिस काम में दर्द है वो काम करना छोड़ दो। तो अगर ऐसे ही कोई पेशेंट अगर कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाए और बोले कि डॉक्टर साहब मेरे को सांस लेने में तकलीफ है, तो कार्डियोलॉजिस्ट क्या बोलेगा उसे कि सांस लेना छोड़ दो। तो वो सोल्यूशन नहीं है। जो इतने मिथ्स हैं कि जिस काम में आपको दर्द हो रहा है उसको छुड़वा दो, ये सब कुछ हमारे पेशेंट्स के बीच में है अभी जो हम देखते हैं प्रेवलेंस इस चीज़ की बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स बीमारी है जिसका सॉल्यूशन हमें अनफोल्ड करना पड़ेगा डॉक्टर्स के साथ मिलके, और बहुत कॉमन है। इसके बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कि एक डॉक्टर को भी समझने पड़ेंगे, और एक पेशेंट को एजुकेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। आज ही यूएस के एक डॉक्टर का बयान आया है कि भारत के अंदर लोग पेन किलर्स और डोलो ऐसे खाते हैं जैसे कैडबरी जैम्स हो। ये सच है, ये सच है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। पेन किलर्स बोलिए, इसके साथ साथ और पेन किलर्स तो है ही है, चलो उसके साथ साथ ट्रांसफार्मर का तेल। अभी थोड़े दिन पहले मैंने सुना कि डॉक्टर साहब ट्रांसफार्मर से निकला हुआ तेल लगाया मैंने, तो उससे पीठ दर्द में आराम मिलता है। समवन वाज टेलिंग मी कि वो पैर में से कोई कट मार के कोई खून निकाल देता है तो गंदा खून निकल जाता है, उससे शियाटिका ठीक हो जाती है। ऐसे ऐसे इलाज हैं। गड़वी रख के, कोई हैमर से, कोई सिक्का बांध रहा है टेप से। आप देखेंगे हमारी प्रोफेशन में आके, तो पेशेंट जो हमें इंफॉर्मेशन देता है, कई बार हमें समझ नहीं आती कि इसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। कि ट्रांसफार्मर का तेल, ये कहाँ से आया आइडिया कि उसमें से करंट पास होता है तो वो चार्ज हो जाता है और उससे वो पीठ दर्द में आराम देता है, विच इज़ टू मी वेरी शॉकिंग। लेकिन वही है कि लोग जिस चीज़ में बिलीव करना शुरू कर देते हैं एक बार, वो चीज़ फिर उनके लिए कारगर बन जाती है। समटाइम्स इट एक्ट्स एज अ प्लेसिबो। किसी को विश्वास है कि मेरा ट्रांसफार्मर के तेल से ही ठीक होगा, तो दुनिया का कोई डॉक्टर आ जाए वो ट्रांसफार्मर के तेल से ही ठीक होगा।
विश्वास जो है, ब्रेन ने अगर एक चीज़ पे विश्वास कर लिया, उस चीज़ को फिर आपको मैनेज करना, कैसे पेशेंट को कन्वे करना, वो देखना पड़ेगा, उसके लिए स्किल चाहिए। तो जैसे हम देखते हैं इंस्टाग्राम पे जैसे भी, तो मतलब क्या एक लोगों के दिल में ये भी आता है कि क्या ये जो भी हम कराने जा रहे हैं सेफ़ है, नहीं सेफ़ है? तो इसमें बाजी जो टेक्निक्स हैं वो अपने आप में बहुत सेफ हैं। मैनिपुलेशन की टेक्निक इफ़ डन साइंटिफिकली इट्स वेरी सेफ, लेकिन अगर वो ये कि करने वाले के ऊपर निर्भर करता है ना। अब गाड़ी अपने आप में डेंजरस नहीं होती, लेकिन अगर आपको ट्रैफिक रूल्स ही नहीं पता, आपको नहीं पता कि रेड लाइट पे रुकना है और आप कर ही जा रहे हो कि ड्राइव कर देंगे हम, तो गाड़ी डेंजरस नहीं है, चलाने वाला डेंजरस है। टेक्निक्स बिल्कुल सेफ हैं, आपको कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी पता होनी चाहिए, आपने कब करनी है वो पता होनी चाहिए, कब नहीं करनी है, पेशेंट के लिए सेफ कब नहीं है वो पता होना ज़्यादा ज़रूरी है। और साइंटिफिकली पेशेंट को असेस करने के बाद, प्रॉपरली उसकी हिस्ट्री लेने के बाद, उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस को रूल आउट, रेड फ्लैग्स बोलते हैं हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में। किसी को अगर इन्फेक्शन है, टीबी हो गया स्पाइन का, आप उसको मैनिपुलेशन कर रहे हो, तो दैट बिकम्स वेरी डेंजरस। उस चीज़ में आप कहो कि मैनिपुलेशन ख़राब है, नहीं, जो डॉक्टर कर रहा था वो ख़राब है। टेक्निक्स आर एब्सोल्युटली सेफ इफ़ डन साइंटिफिकली। अगर आप उसका अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हो जस्ट फॉर कि हाँ इंस्टाग्राम की एक रील बना लेते हैं, और तो फिर किसी ना किसी दिन वर्टिब्रल आर्टरी में कुछ होगा और पेशेंट को सीरियस इंजरी होगी, तब आपको समझ में आएगा कि मैं जो कर रहा था वो गलत है। जैसे कोई पेशेंट आपके पास आता है तो आप सेशन के दौरान उसे क्या क्या बताते हैं? पेशेंट से हम इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ क्लिनिकल एनकाउंटर। कोई पेशेंट मेरे से मिला तो पहले तो मैं उससे बात करूंगा। पेशेंट से सुनना बहुत ज़रूरी है। एक डॉक्टर को बड़े बड़े कान चाहिए, हाथी जितने बड़े कान चाहिए पेशेंट की बात सुनने के लिए। अ डॉक्टर शुड हैव एलिफेंट ईयर्स टू लिसन टू द स्टोरी ऑफ द पेशेंट। तो हम सबसे पहले सुनते हैं कि कब दर्द हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्या स्टोरी है, क्या बैकग्राउंड है, वो सुनना बहुत ज़रूरी है बाजी। स्पेशली इन केसेस ऑफ लो बैक पेन, जब कहता 15 साल से दर्द है, तो वो पूरी कहानी शुरू होती है कि मैं मामा के बेटे की शादी में गया था, वहाँ पैर स्लिप हुआ, उसके बाद मैंने एक्सरे कराया, फिर MRI करवाया तो चौथा पांचवा मन का हिल गया, 1 महीना बेड रेस्ट करी, उसके बाद डॉक्टर ने मेरे को बोला कि आप फिजियोथेरेपी करवाओ, तब ठीक हो गया था, लेकिन हर सर्दियों में अब मेरे को सिर दर्द शुरू या बैक पेन शुरू हो जाता है। तो ये बड़ी कॉमन स्टोरी है जो आपको सुनने को मिलती है। 15 साल पुराना वो जो बैक पेन है वो अच्छी तरह याद है, उस दिन कपड़े कौन से डाले थे वो याद है, डॉक्टर के शर्ट का कलर याद है, दवाइयाँ कौन सी ली थी, सब याद होता है, वो एग्जैक्टली पिक्चर याद होती है। लेकिन उसी पेशेंट से अगर हम पूछ लेते हैं क्या आज से 5 दिन पहले आपने डिनर में क्या खाया था, तो किसी को याद नहीं होता। तो पेन इज़ अ मेमोरी, पेन इज़ अ ट्रॉमा इन इटसेल्फ, वो याद रहता है पेशेंट को, तो वो सुनना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले तो। और उससे जुड़े हुए फिर नेगेटिव बिलीव्स इतने इकट्ठे होते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो अब सीढ़ियाँ चढ़नी बंद हैं, अब तो फॉरवर्ड बेंडिंग बंद है, उन डॉक्टर साहब ने बोला था कि आगे नहीं झुकना, मेरी टांग में दर्द निकलता है तो अब हम इसमें एक्यूप्रेशर करा रहे हैं, एक्यूपंक्चर करा रहे हैं। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन तो लेनी पड़ेगी कि पेशेंट अभी किस हालत में है। तो पहली चीज़ है पेशेंट थेरेपिस्ट रिलेशनशिप जो है वो बनाना, ताकि आप पेशेंट को सुन रहे हो, उसको विश्वास हो गया कि आप सुन लिया आपने उसकी कहानी। हमें पता होता है पेशेंट से बात करने के कुछ ही मिनट्स में एक्सपीरियंस क्लिनिशियंस को पता चल जाता है कि कंडीशन क्या है, लेकिन पेशेंटली सुनना बहुत बड़ा आर्ट है। और पेशेंट को जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक तो फिर पेशेंट भी आपकी बात उतनी सुनेगा। फिर अक्सर लोग आके बोलते हैं, हम कई बार बोलते हैं पेशेंट से, पूछते हैं कि आपने एक्सरसाइज की थी, वो आके से बोल देते हैं हमने नहीं की। मेरे स्टूडेंट्स के साथ जब मैं पढ़ाता हूँ मैं उनसे हमेशा बात करता हूँ, तो मैं यही बात बोलता हूँ कि अगर आप पेशेंट को ध्यान से नहीं सुनोगे तो पेशेंट भी आपको ध्यान से नहीं सुनेगा। तो हम क्लिनिक में असेसमेंट, हमारे स्पेशल टेस्ट हैं, वो बाद की बात है, सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग, और वो अगर आपने ढंग से ली है तो पेशेंट आपको अपनी सारी कहानी बता देगा। वो अपने सामने, आपके सामने, कई बार तो मेरे पास पेशेंट आते हैं 3-3 MRI होती हैं, 15 हॉस्पिटल्स की स्लिप्स होती हैं, 36 तरह के पेन किलर उसमें लिखे हुए हैं, वही कैल्शियम, वही विटामिन D3, सब कुछ वही लिखा हुआ है। और लास्ट में उनको एक डर बचा, उनके दिमाग में बैठा हुआ कि सर्जरी तो करवानी नहीं है। और ये बड़ी कॉमन स्टोरी है हमारे समाज में कि सर्जरी तो हम करवाएंगे नहीं। उसके बाद वो पेशेंट मेरे को बताता है कि हम यहाँ से मिलवा के आए, वहाँ से मिलवा के, ये सब कुछ सुनना पड़ेगा। एज अ थेरेपिस्ट आपको सुनना ज़रूरी है।
उसके बाद आप अपने ट्रीटमेंट्स करते हो, आप जो असेसमेंट करते हो कि मसल में प्रॉब्लम है तो उनको एक्सरसाइजेस बताते हो, या कोई हैंड्स ऑन टेक्निक्स की मैनिपुलेशंस की ज़रूरत है तो वो करते हैं। इसके अलावा फिजियोथेरेपी इज़ अ वास्ट फील्ड। हमारे पास सिर्फ हैंड्स ऑन फिजियोथेरेपी, मैनिपुलेशन, मोबिलाइजेशन से भी बहुत आगे है। टेपिंग, कपिंग, नीडलिंग, MFR, MET, PRT, एंडलेस टेक्निक्स हैं मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपी के अंदर। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट प्लान डिवाइस होता है, पेशेंट को एजुकेशन होती है, एक्सरसाइज दी जाती हैं, साथ में उनको बताया जाता है कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू। तो दैट कंप्लीट्स द होल पिक्चर। जब भी मेरे पास पेशेंट आता है तो मैं तो ऐसी अप्रोच करता हूँ भाजी। तो कितनी थेरेपी के बाद जैसे पेशेंट आता है कि कितनी थेरेपी उसको ज़रूरी होती है, ऐसा कुछ होता है? जनरली एम एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, मेरा एम तो ये है कि मैं पेशेंट को एट द अर्लीस्ट ठीक करूं। मेरे पास पेशेंट आज आया तो मैं तो आज पूरा दम लगा दूंगा, पेशेंट आज ही ठीक हो और जाए। एक पेशेंट को 1000 बार देखने से बेटर है 1000 पेशेंट्स को एक बार देख लो। तो ये मेरा एम है। भारत में नोटिस की है, क्योंकि मैंने जब बताया कि मैं कई सारे फिजियोथेरेपिस्ट के पास पहले जा चुका था, तो आप 2-3 दिन जैसे जाते हो ना, वो कहते हैं कि सर ये 10 दिन 15 दिन की इकट्ठी फीस दे दो और डिस्काउंट मिल जाएगा। सर ये पैकेजेस वाला जो सीन है इसमें मैं तो बिलीव करता नहीं हूँ, तो मेरे पास तो कोई पैकेज ऐसा है नहीं। लेकिन वही है कि देन इज नॉट अ लकी नंबर। तो आप 7 दिन का या 11 दिन का पैकेज क्यों नहीं देते? 10 दिन का क्या, ये सचिन तेंदुलकर की या मेसी की जर्सी के ऊपर 10 नंबर लिखा है तो थोड़ा ना आप 10 दिन का पैकेज दे रहे हो। तो पैकेजेस वाला गेम मैं बिल्कुल नहीं, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो मेरे लिए तो फर्स्ट डे पेशेंट आया तो मैं उसको आई विल पुट माई हार्ट, सोल एंड माइंड इनटू द ट्रीटमेंट। तो पैकेजेस नहीं, लेकिन सम केसेस रिक्वायर अ लॉन्गर ट्रीटमेंट। किसी को अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप यू कैन नॉट ट्रीट अ लॉन्ग स्टैंडिंग केस इन वन सिटिंग। तो आपको सेशंस हो सकता है ज़्यादा ज़रूरत हो, बट इसका कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन हाउ वेल द पेशेंट इज इम्प्रूविंग, आप पेशेंट से कुछ टाइम तो मांगते ही हो। ऑब्वियसली अगर कोई पेशेंट 5 साल 10 साल पुरानी हिस्ट्री लेके आया, आपको पेशेंट को भी काइंड इनफ होना पड़ेगा डॉक्टर्स की तरफ कि हाँ हमारे पास जादू की छड़ी हो तो हम साथ के साथ निकाल के फेर दें। लेकिन वो टाइम लगता है पेशेंट को भी इम्प्रूव होने में। एक रियलिस्टिक गोल लेके चलते हैं हम। अगर फर्स्ट 3 सेशंस में पेशेंट को कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई तो आई गो फॉर रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। हो सकता है कुछ और हो अंदर जो मैंने मिस कर दिया, तो हम तब MRI के लिए पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। अगर पहले 3 सेशंस के बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं आई तो हो सकता है कि मेरे डायग्नोसिस में या मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। तो 3 सेशंस के बाद अगर आप डीपर रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स की तरफ जाते हो और कुछ सीरियस मिलता है तो वी अप्रोच इट दैट वे। अगर उसमें कुछ नहीं है, नॉर्मल है, तो वी चेंज आवर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स अकॉर्डिंग टू पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना थोड़ा सा चेंज करते हो एंड ट्राई टू गिव हिम बेटर रिजल्ट्स। यही एम होता है। अच्छा, जैसे अभी आप लंदन में हैं, तो इंडिया में आपको लगता है कि मतलब इंडिया में ज़्यादा अवेयरनेस है, लंदन में है, या लोग मतलब भारत में क्या सोचते हैं फिजियोथेरेपी या कायरोप्रैक्टिस के बारे में? मतलब क्या अवेयरनेस है, नहीं है, कैसा है? अवेयरनेस अब आ रही है। जो मैंने रीसेंट ट्रेंड्स देखे हैं पिछले 3-4-5 साल में, रैपिड इंक्रीज हुई है अवेयरनेस अबाउट फिजियोथेरेपी इन इंडिया। हो सकता है रूरल एरियाज़ में कुछ ना हो, अर्बन एरियाज़ में तो काफ़ी अवेयरनेस है अबाउट फिजियोथेरेपी और उसके बेनिफिट्स को लेके। एंड देयर आर सम वेरी गुड फिजियोथेरेपिस्ट। मोस्ट ऑफ द फिजियोथेरेपिस्ट जो कि अच्छे क्वालिफाइड हैं इंडिया में, अच्छा काम कर रहे हैं एंड दे आर हेल्पिंग द सोसाइटी। तो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मेरे को प्राउड है अपनी कम्युनिटी पे, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं कुछ लोग। तो अवेयरनेस तो डेफिनेटली आ रही है बाजी, लेकिन वही है कि कुछ चीज़ें जो जैसे कायरोप्रैक्टिक है, आई एम नॉट इन बिग फेवर ऑफ दीज गाइज, जो कि अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं। वैसे हो सकता है देर आर सम गुड कायरोप्रैक्टर्स एज वेल, वो रेयर है जो एक्चुअल में कायरोप्रैक्टर्स हैं, लेकिन कुछ तो कायरोप्रैक्टर्स अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं, वही इंस्टाग्राम रील्स और वही सब कुछ उनका चल रहा है। that I'm not आप पढ़ाते भी हैं और कई सारे सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े क्रिकेट प्लेयर्स का भी आपने या सेलिब्रिटीज का भी आपने किया है। या कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो किसी सेलिब्रिटी ने दिया जो आपको याद हो? सर मेरे को आई फील लक्की कि मैं वीरेंद्र सहवाग सर से मिला था और उनसे मेरी फर्स्ट मीटिंग थी। तो जब मैंने उनको ट्रीट किया तो उन्होंने मेरे से एक बात बोली
कि यार तू तब कहाँ था जब मैं खेल रहा था। तो मैं उनको 2015-16 में मिला था। तो कहते इस ट्रीटमेंट को लेने के लिए मैं लॉस एंजलिस तक जाता था। तो ये कॉम्प्लीमेंट था मेरे लिए। तो मैंने उनको मजाक में बोला कि जब 2002 में आपने एशिया कप खेला था तब मैं क्लास 8th में था। तो ये कॉम्प्लीमेंट है जो मेरे को हमेशा याद रहता है। एंड ही इज़ सच अ ग्रेट मैन। तो कमिंग फ्रॉम हिम, जिन्होंने सारी उम्र स्पोर्ट्स को दिया है और स्टिल ही इज़ अ लेजेंड ऑफ इंडियन क्रिकेट। तो आपके प्रोफेशन में सबसे सेटिस्फाइंग चीज़ आपको क्या लगती है? सबसे सेटिस्फाइंग चीज़ है पाजी पेशेंट की स्माइल। जब वो पेशेंट खड़ा होके आपको आशीर्वाद देता ना। मेरे पास मिडिल एज लेडीज़ आती हैं 60, 70, 55 मेरे मदर की एज की। वो जब सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद रख दे देती है ना कि बेटा मेरा पेन कम हो गया, अब मेरे को सांस आने लग गई है। वो जो स्माइल है, वो जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलती है ना, वो पाजी ना पैसे से मिलती है, ना किसी ऑनर से, ना किसी अवार्ड से। पेशेंट की स्माइल से बेटर कोई सेटिस्फाइंग चीज़ किसी डॉक्टर के लिए नहीं हो सकती। पेशेंट एक बार खुश होकर बोल रहे कि डॉक्टर साहब मेरा पेन कम हो गया, वो चीज़ आपके साथ कैरी करती है। नो अमाउंट ऑफ एनी मनी कैन गिव यू दैट हैप्पीनेस जो मिलती है, वो खुशी। और वो हम सारे बहुत अच्छे फिजियोज़ हैं यहाँ पे इंडिया में। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, भगवा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फिजियोज़। नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ मस्कुलोस्केलेटल, हमारा रोल तो बहुत बड़ा है। बच्चों के साथ पीडियाट्रिक फिजियोज़ काम कर रहे हैं, न्यूरो फिजियोज़ जो सीपी चाइल्ड है या पैरालिसिस के बाद स्ट्रोक हो गया, अधरंग कितनी एक स्ट्रेसफुल बीमारी है, नॉट ओनली फॉर द पेशेंट बट पूरी फैमिली के लिए। उनके साथ जो फिजियोज़ काम कर रहे हैं न्यूरो फिजियोथेरेपी में, कमाल के लोग हैं। जीरियाट्रिक फिजियोथेरेपी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है जो बूढ़े लोगों के साथ, वृद्ध और बुजुर्गों के साथ काम कर रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स के लिए। कार्डियोपल्मोनरी आईसीयूज़ के अंदर जाके कितने बड़े बड़े ऑपरेशंस होते हैं, हार्ट सर्जरीज के बाद कार्डियोपल्मोनरी फिजियो काम कर रहा है, उस पेशेंट को लंग्स सिक्रीशंस को क्लियर कर रहे हैं वो। तो बहुत ही वास्ट फील्ड है और इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो फिजियोथेरेपी ने मेरे को जो पहचान दी है मैं उससे बहुत सेटिस्फाइड हूँ। और मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है, जिसको मैं बोलता था कि मैंने ये क्या कर लिया है और मैगडी की एजेंसी खुलवा दो, आज मेरी पहचान उसकी वजह से है, इस प्रोफेशन की वजह से है। एंड आई एम वेरी हैप्पी। तो जैसे आपने बताया कि आपके 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं इसमें जिनको आपने सिखाया है, पढ़ाया है। तो जब आप क्लास लेते हैं, जब आप किसी भी डॉक्टर्स का बैच लेते हैं, तो सबसे पहले क्या उनको बताते हैं, क्या करने को कहते हैं? आई स्टार्ट वेरी सिंपली। मेरा क्लास लेने का पैटर्न है वो बहुत ही सिंपल है। मैं बहुत ही बेसिक चीज़ से शुरू करता हूँ। बैक पेन, मैं उनको स्टोरी एक्सप्लेन करता हूँ, उन्हीं के पेशेंट उनके सामने खोल के रख देता हूँ मैं। एक पेशेंट गया, एक पेशेंट को पीठ दर्द हुआ, वो सबसे पहले क्या करेगा, केमिस्ट के पास जाएगा, एमआर की गोली दे दो। वो ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो कहाँ जाएगा, डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या लिखेगा, एमआरआई। एमआरआई में चौथा पाँचवा मन का दबा हुआ आएगा ही आएगा। डॉक्टर साहब ने बता दिया कि अब इसकी सर्जरी करानी पड़ेगी, नहीं तो दवाइयाँ खा के देख लो या मेरे फिजियोथेरेपिस्ट से फिजियोथेरेपी करा लो, ये भी है। अब वो दवाइयाँ खा के फिजियोथेरेपी करा के ठीक हो गया तो हम टेस्टिमोनियल और फीडबैक ले लेंगे। नहीं ठीक हुआ तो वो दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा। दूसरे डॉक्टर को पहली एमआरआई पसंद नहीं आती, पता नहीं क्यों, वो फिर वो तीसरे डॉक्टर के पास जाएगा। तो ऐसा जब 5-6 बार हो जाता है उसके साथ, तो फिर वो जाता है मिलवाने वाले के पास, क्योंकि उसके हाथ में शफा है, कोई उसको उसी का पड़ोसी खींच के लेके चला जाता है, यार छोड़ डॉक्टरों को, यहाँ क्या रखा है, वहाँ चलते हैं। वहाँ पे वो जो भीड़ लगी होती है पेशेंट्स की, 200-250 का नंबर देख के पेशेंट पहले ही इम्प्रेस हो जाता है कि यार इसके हाथ में तो शफा है, इसके हाथ में तो जादू है। अब वो जो आदमी है जो वहाँ पे क्वैकरी कर रहा है, वो हाथ लगा के बता रहा है कि ओहो आपका तो चौथा पाँचवा मन का हिल गया। वो पेशेंट सोचता है कि यार मैंने हज़ारों रुपए एमआरआई के ऊपर खर्च दिए और ये तो आदमी हाथ लगा के ही बता रहा है, तो उन डॉक्टरों को तो कुछ भी नहीं आता था। यही है, इसको तो सब कुछ पता है, क्योंकि उस क्वैक को भी पता है, उस झूठ बोलने वाले को भी पता है कि सबका चौथा पाँचवा ही हिलता। उसने भी इतने सालों में ये एक्सपीरियंस गेन कर लिया, क्योंकि सारे एमआरआई की रिपोर्ट उसको भी दिखा रहे हैं, तो उसने याद कर लिया। वो सब उस पेशेंट का ट्रस्ट बन जाता है फिर उसके ऊपर ना, कि यार ये तो हाथ लगा के बता देता कौन सा मन का हिला हुआ। और इस तरह से क्वैकरी प्रमोट हो रही है। फिर वो जब विश्वास बन गया तो वही है कि ब्रेन क्रिएट्स द मेडिसिन। विश्वास बन गया तो बाबा जी की भभूत भी काम करेगी। विश्वास नहीं है तो आपको बड़े से बड़ा सर्जन भी ठीक नहीं कर सकता।
तो ब्रेन क्रिएट्स द मेडिसिन, ये बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है। और यही चीज़ जब आप उल्टे तरीके से सोच लो कि मैं किसी चीज़ का डर बिठा लो कि आगे झुकना मना है जी, मेरे को तो आगे झुकने से मना कर रखा है। मैं यहाँ तक कि ऐसे हॉस्पिटल को जानता हूँ जहाँ पे स्टैंप बना रखी है, पेशेंट की पर्ची पे मार देते हैं ऐसे, झुकना मना है। मेरे को कई बार वो ऐसा लगता है मानिक चंद की ऐड है कि ऊंचे लोग ऊंचे पसंद, झुकना मना है। ये डर है उनके, कब तक झुकना नहीं है। सारे जो काम है ह्यूमन बींग्स के फॉरवर्ड बेंडिंग के, आपने तस्मा, अपने शूज लेसेस टाई करने तो आपको बेंड करना पड़ेगा, आपने मुंह हाथ धोना है बेंड करना पड़ेगा। गाड़ी में बैठ नहीं सकते आप बिना झुके, सीधे कैसे घुसोगे गाड़ी में। लेकिन डॉक्टर ने बोला हुआ कि झुकना मना है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। डर नहीं रखना। फॉरवर्ड बेंडिंग इज नॉट डेंजरस। भगवान ने कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट लगा के नहीं भेजा कि आगे झुकने में हमारे को कोई प्रॉब्लम हो। इफ इट इज पेनफुल टू बेंड फॉरवर्ड्स, थोड़े दिन के लिए ना करो या कम कर लो, लेकिन कि इससे पेन बढ़ जाएगा और ये बहुत ही खराब चीज है। फियर अवॉइडेंस, डर की वजह से, ये एक्टिविटी को रोकने से मसल वीकनेस और बढ़ेगी, पेन और बढ़ेगा। तो जब आप ठीक हो जाओ, इसको हमने ना लो बैक पेन को ना बहुत बड़ी बीमारी बना लिया हमारे समाज में। चक्कर ये है, इतनी बड़ी ये बीमारी है नहीं जितना समाज ने इसके अंदर हो हल्ला करके और नेगेटिव बिलीव्स। आप सोचिए, एक मेरे को लेडी आके बोल रही कि 30 साल पहले मेरा सिजेरियन ऑपरेशन हुआ था, वो टीका लगा था बैक में, वो आज भी दर्द करता। 30 साल पहले वो पतली सी निब, वो पतली सी सुई लगी थी, वो आज भी दर्द करती है। लोगों के इतने बड़े बड़े ऑपरेशन हो जाते हैं, एम्पुटेशन, टांगें कट जाती हैं, हाथ लिम्स लॉस हो जाते हैं, उनके पेन ठीक हो जाते हैं। ये वो जो सिजेरियन वाली नीडल है वो आज भी दर्द हो रही है। तो ये एक बहुत ही कहते हैं कि वो डर बैठा हुआ है हर सर्दियों में। वो मैं उनसे मजाक में फिर उनको रिप्लाई करता हूँ कि उस नीडल को लगता है, याद आ गया कि आंटी बड़ी खुश लग रही है तो चलो दर्द शुरू किया जाए। तो फिर उनको समझ में आता है कि शायद ये उस नीडल की वजह से नहीं है। हर बार सिर दर्द नया सिर दर्द होता है, हर बार खांसी जुकाम नया खांसी जुकाम होता है, लेकिन हर बार जो आपका बैक पेन है ना, वो उससे लिंक्ड है जो पहले 15 साल पहले हुआ था जहां गिरे थे। वो पूरी कहानी घुमा के वहां ले जाते हैं। वो स्टोरी जो शुरू होती है 2022, आज अब 2025 में बैठे हम, 2002 में जो बैक पेन शुरू हुआ था, आपका पेन वाला पेशेंट कहेगा वो 2002 में चोट लगी थी ना, उसकी वजह से आज भी मेरे को दर्द है। तो मेरे को उनको बताना पड़ता है एवरी टाइम देयर इज अ न्यू पेन, एवरी टाइम अगर पीठ दर्द हो रहा है तो दिस इज अ न्यू एपिसोड। तो ये सारी चीज़ें हम उनको एक्सप्लेन करते हैं, तो उससे फिर फ़ायदा मिलता है पेशेंट को भी, उनको भी समझ आती है। तो आखिर में जो अभी लोग देख रहे होंगे इस पॉडकास्ट को जी, अगर उनके बैक में पेन रहता है, कुछ होता है, तो आपको एडवाइस उन्हें देना चाहूँगे ये करना चाहिए घर पे बैठे, कोई ऐसी मैं उनको सिर्फ एक ही एडवाइस देना चाहूँगा। मैं एडवाइस सिर्फ एक ही है कि डर निकाल दो, डरो मत। किसी अच्छे क्वालिफाइड फिजियो को जाके मिलो जो कि डराए ना, आपको क्लियर एक्सप्लेन करे कि व्हाट द प्रॉब्लम इज और उसको सॉल्व करने की डायरेक्शन में। जो लोग बीमारी बता रहे होते हैं ना, उनके पास इलाज नहीं होता। जिनको इलाज पता है ना, उनको इलाज ही पता है, वो आपको डराएंगे नहीं। हमारी मेडिकल फील्ड में बाजी जितने भी मेडिकल वर्ड्स हैं जो बीमारियों के नाम हैं, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस किसी को हम बोल रहे हैं यू आर सफरिंग फ्रॉम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, हमारे लिए तो बहुत आसान है क्योंकि हम तो फर्स्ट ईयर बीपीटी से लेके फर्स्ट ईयर एमबीबीएस से लेके हम यही पढ़ रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि यू आर सफरिंग फ्रॉम इंस्टेबिलिटी, क्रॉनिक इंस्टेबिलिटी या मसल वीकनेस या स्पाज्म हो गया है। अब कोई हिंदी का प्रोफेसर है या कोई ड्राइवर है, उसको बोल दें हम, तो उसके तो दिमाग में वजन डल जाता है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। तो ये बड़ा खतरनाक है उस पेशेंट के लिए ना, वो दिमाग पे वजन लेके जो डर बैठ जाता है। तो वो हमें डर सॉल्व करने पड़ते हैं, सिंपल भाषा में पेशेंट को एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो मेरा मैसेज तो यही है, गो टू अ क्वालिफाइड प्रोफेशनल जो आपको इलाज करने की तरफ उस इंटेंशन से देखे, ना कि डराए। और यही चीज़ हेल्प करेगी आपको। डरना नहीं है बिल्कुल भी। ये L4 L5 डिस्क बल्जेस 30 साल की उम्र के बाद 90% लोगों में होते हैं, तो इसको बहुत बड़ी बीमारी मत समझिए। क्वालिफाइड के पास जाइए, गिमिक्स से दूर रहिए। ये जो आप इंस्टाग्राम में रील्स और मॉडल्स, इंस्टाग्राम वाले जो डॉक्टर्स हैं, सो कॉल्ड डॉक्टर्स हैं, उनसे थोड़ा बच के। जो डॉक्टर
आपको ट्रीट करने से पहले अपने जेब में से फ़ोन निकाल के कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा है, उससे ज़रा बच के। जो आपको ट्रीट करने की इंटेंशन से आपकी तरफ अप्रोच कर रहा है, दैट इज़ द बेस्ट डॉक्टर टू गो टू। तो बहुत बहुत आभार आप सबका कि आपने इस पॉडकास्ट को देखा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और मेरा आप सभी से निवेदन है कि बग्गा अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।